हेलो ऑल माय डियर आईपीमैट एस्पिरेंट्स। सो दोस्तों, आईपीमैट 2026 की जर्नी में आपका जोरदार स्वागत है। तो फाइनली अपनी आईपीमैट 2026 की जर्नी अब स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फाउंडेशन से भी पहले फाउंडेशन यानी कि प्री फाउंडेशन। तो दोस्तों देखो, इमारत बहुत अच्छी से बनेगी आपकी है आईपीमैट प्रिपरेशन की, लेकिन उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। और फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए आपको उससे भी और ज्यादा डेप्थ में जाना, यानी कि प्री फाउंडेशन, जो कि हमारी सीरीज है दोस्तों। तो पता है, कॉन्ट की अगर मैं बात करूं तो आई एम योर कॉन्ट फैकल्टी, विनीत कांकरे मेरा नाम है। पिछले 14 ईयर से मैं कॉन्ट पढ़ा रहा हूं और काफी एस्पेरेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं फॉर आईपीमैट, फॉर कैट, और अपने अपने मंजिल तक पहुंचा चुका हूं। और अब की बार आप सब हो यार, तो शुरुआत करेंगे। लेकिन सुनना, अगर आपको कॉन्ट में एक्सपर्टीज करना है तो उसको बहुत स्क्रैच से पढ़ना होता है, बेसिक से पढ़ना होता है, फाउंडेशन से पढ़ना होता है। लेकिन फाउंडेशन को भी समझने के लिए आपको कुछ कुछ चीजों का और ज्यादा डेप्थ में जाना जरूरी है, जैसे कि रेशो, परसेंटेज, इक्वेशंस का नॉलेज। तो ये आज हम देखेंगे। मतलब आज के सेशन में तो हम रेशो की बात करेंगे, लेकिन अपने इस एंटायर सीरीज में हम देखेंगे प्री फाउंडेशन फॉर रेशो, आज के टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फॉर परसेंटेज और अगला लेक्चर रहेगा इक्वेशन। जब इन तीनों चीजों की आपको नॉलेज हो जाएगी ना, फिर फाउंडेशन स्टार्ट करने में मजा आएगा। सो बिना किसी देरी के दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना प्री फाउंडेशन फॉर रेशो। सो स्वागत है आपका इस सेशन में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है रेशो का, मीनिंग क्या होता है रेशो का, और इस रेशो को हम कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, ये सब हम देखेंगे विद प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है। तो गाइज, रेशो यार आपको मालूम है, कोई भी दो नंबर को जब मैं a बाई बी और a/b फॉर्म में लिख दूं, देखो रेशो को हम एक तो इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं a/b, या फिर a, ये दो डॉट मतलब is/b, तो दोनों का मतलब सेम ही है रेशो। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे। लेकिन जब दो से ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है ना, तो फिर आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो। जब मान लो 3 है तो a/b/c, 4 है तो a/b/c/d। हाँ, जब तक 2 है आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइज, ये होता है रेशो का एक रिप्रेजेंटेशन। और रेशो को हम जब भी दो फैक्टर, दो सिचुएशन के वैल्यूज को, दो सिचुएशन के डेटा को अगर हमें कंपेयर करना है, तो हम उसको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं, और वो सेम प्लेटफॉर्म होता है रेशो। वो सेम प्लेटफॉर्म क्या होता है गाइस, रेशो। तो रेशो बेसिकली क्या करता है, अलग अलग सिचुएशन को सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है। यह है रेशो का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अलग अलग सिचुएशन आप देखोगे प्रॉपर, ये सारी बातें आप एग्जांपल से समझोगे, तो अलग अलग सिचुएशन को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है रेशो। तो दोस्तों, अब रेशो में आपने जैसे देखा, अगर मैं a बाई बी की बात करूं, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी समझ लो इसकी। तो a बाई बी में a को बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट ऑफ द रेशो। हाँ सर, हम तो न्यूमरेटर बोलते हैं, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में अपन इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना जरूरी है कि a बाई बी में जो पहला फैक्टर है a, उसको एंटीसीडेंट ऑफ द रेशो बोला जाता है, और जो दूसरा फैक्टर है उसको कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशो बोला जाता है। ये पता है आपको क्यों मालूम होना जरूरी है? क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन फाइंड रेशो ना पूछते हुए फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशो पूछ ले। मान लो आपने एक क्वेश्चन है जो सॉल्व किया, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका फाइनल आंसर आया 9:11, बट उसने आपको क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि फाइंड द रेशो, उसने आपको बोला है फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशो, और ऑप्शन भी इसी तरह से दे रखे हैं 9, 10, 11 एंड 12। अब आपने पूरा सॉल्व करके आंसर लेकर आया 9:11, और ऑप्शन दिए है ये, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं फाइंड रेशो, वो पूछ रहा है फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशो। तो आप सिंपली क्या करोगे, बस आपको ये पता होना जरूरी है कि यार कॉन्सिक्वेंट हम किसको बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट हम बोलते हैं डिनोमिनेटर को। तो बस अगर डिनोमिनेटर को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, यानी कि रेशो के दूसरे पार्ट को, तो बस अब 9:11 मतलब ही 9/11, तो ये हुआ दूसरा पार्ट, तो 11 इज द कॉन्सिक्वेंट। और वही अगर आपको एंटीसीडेंट पूछा होता तो हम 9 पे टिक कर रहे होते, और इसीलिए आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता होना जरूरी है। चलो, तो समझ गया रेशो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के डेटा को सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है, सो दैट आप उसको यूज करो, कंपेयर करो, जो भी करना है, जैसे भी क्वेश्चन बोल रहा है वो आप उसके साथ कर सकते हो। अब क्या बोलेगा क्वेश्चन वो आप आगे देखोगे, बट वही सेम सिचुएशन सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का काम, अलग अलग सिचुएशन को सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का काम रेशो करता है। रेशो में जब दो फैक्टर है तो न्यूमरेटर को एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। नाउ दूसरी चीज गाइस, याद रखना, उसके एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना,
रेशो को मैं किसी सेम कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं या सेम कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो उस रेशो की वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती। यानी इन शॉर्ट आप किसी भी रेशो को जरूरत पड़ने पे, क्यों जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, तो हम क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तब आपको समझेगा। तो जरूरत पड़ने पर फिलहाल बस ये याद रखो, बाकी ये हर चीज विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो जरूरत पड़ने पर आप किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। मान लो ये रेशो है a बाई बी और मुझे इस दोनों सेम कांस्टेंट लेके ना मुझे a और b दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैं कर सकता हूँ 2a/2b। मुझे a और b दोनों को 5 से डिवाइड करना है, मैं कर सकता हूँ a/5 b/5। पता है जो आंसर a/b का आएगा वही आंसर 2a/2b का आएगा, वही आंसर a/5/b/5 का आएगा। समझ रहे हो? तो 100 बात की एक बात, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन क्यों जरूरत पड़ेगी आप आगे देखोगे, बट अगर जरूरत पड़ी तो आप पूरे रेशो को सेम कांस्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं सेम कांस्टेंट, ऐसा नहीं चलेगा कि ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे 4 से, ना, सेम कांस्टेंट से आप ऊपर नीचे पूरे रेशो को, ऊपर नीचे मतलब क्या, थ्रू आउट द रेशो मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उससे ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलेगी। चाहे तो एग्जाम्पल से देख लो। मुझे बताओ अगर मेरा ओरिजिनल रेशो है 10/20, ठीक है, अब मान लो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 10 × 2, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना, तो 10 × 2 20 एंड 20 × 2 40। अगेन मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 10/5 2 एंड 20/5 कितना होता है 4। गाइज आप चाहे तो आंसर निकाल के देख लो, कैलकुलेटर निकालो और चेक करो 10/20 कितना होता है 0.5, 20/40 कितना होता है उसी कैलकुलेटर पे चेक करो 0.5, 2/4 कितना होता है 0.5। मुझे बताओ क्या सेम आया? यस। यानी हमने जो इक्वालिटी दिखाई है वो कहीं पर भी गलत है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि कैलकुलेशन में डायरेक्ट काम आने वाला है कि जरूरत पड़ने पर हम किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैं बात सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन की बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे तो सर क्या हम ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारा रेशो है अगर a/b, तो क्या जरूरत पड़ने पर हम उसमें 5 ऐड कर ले तो क्या आंसर सेम आएगा, या 5 माइनस कर ले तो आंसर सेम आएगा? नहीं गाइस, ना, ये हम नहीं बोल रहे दावे के साथ। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर लो, अगर ओरिजिनल रेशो 10/20 है, अगर मैं उसमें 5 ऐड कर लूँ तो हो जाएगा 15/25, ये आएगा 0.2, बट ये 0.2 नहीं आ रहा। करके देख लो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0. बराबर 5 ऐड किया ना मैंने, तो ये हुआ 15, ये हुआ 25, तो ये हो गया 0. अच्छा सॉरी, ये आ रहा है 0.5, ये आ रहा है 0.5, बट ये आ रहा है 0.6। समझ रहे हो? 10/20 यानी हाफ हो गया ना, 0.5, बट आ रहा है 0.6। मुझे बताओ मैंने सेम कांस्टेंट ऐड किया 5 5 बराबर 10 + 5, जैसे कि यहाँ सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया 2 से 2 से, सेम कांस्टेंट डिवाइड किया 5 से 5 से, 10/5 2, 20/5 4 बराबर 10 × 2 20, 20 × 2 40 बराबर। यहाँ पे इंटू 2 किया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 किया, लेकिन आंसर सेम आया ना मेरा। आंसर क्या है मेरा? 0.5 0.5 0.5। लेकिन वही आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर सेम कांस्टेंट से ऐड किया 5 तो क्या आंसर सेम आ रहा है? नहीं गाइज, ये आया 0.6, ये आया 0.5। इनफैक्ट आप सेम कांस्टेंट माइनस भी कर लेते ना, कि 10 - 5 5 एंड 20 - 5 15, ये आता है आंसर 0.333 आएगी। 0. देखो 10 - 5 5, 20 - 5 15, 1/3 मतलब 0.33। क्या अभी भी ये सेम आ रहा है? नहीं गाइज। तो ये रूल हम जो बोल रहे हैं ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये रूल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। कि जरूरत पड़ने पर आप सेम कांस्टेंट, हाँ बट कांस्टेंट शुड बी सेम, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो थ्रू आउट द रेशो, पूरे रेशो को, हाँ, और डिवाइड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां तो मैंने 2 ही लिया, अगर a/b/c 3 भी होते और इस पूरे रेशो को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, मैं बिंदास कर सकता हूं, उससे आंसर सेम ही रहेगा। इस पूरे रेशो को मान लो a/b/c, मुझे 4 से डिवाइड करना है, मैं बिंदास कर सकता हूं, ठीक है, उससे आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल था। तो अब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और मीनिंग रेशो का समझ में आया गाइज, क्योंकि अब इसके बाद मैं एक्चुअल वो बातें बताने वाला हूं जो न्यूमेरिकल जिस पे डायरेक्ट आते हैं या आपको हेल्प करते हैं वो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाली बातें शुरू होने वाली है।
तो बट यहाँ तक आपको क्लियर है कि रेशो क्या होता है, क्यों होता है, अलग अलग सिचुएशन को सेम प्लेटफॉर्म लाने के लिए फिर कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, डिनोमिनेटर एंटीसीडेंट क्या होता है, न्यूमरेटर जब दो फैक्टर की रेशो की बात हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन यू कैन मल्टीप्लाई एनी रेशो विथ एनी सेम कांस्टेंट, यू कैन ऑल्सो डिवाइड एनी रेशो विथ एनी सेम कांस्टेंट, बट ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन भले आप सेम कांस्टेंट से करो तो भी आंसर बदलेगा, तो वो नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। चलो गाइस, अब हम शुरुआत करेंगे डिफरेंट केसेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेशो। तो सबसे फर्स्ट केस कि रेशो किसी भी वैल्यू पे अप्लाई कैसे होता है। मान लो आपको ये वैल्यू दे दी और आपको बोला है कि इस वैल्यू को 3 टुकड़ों में तोड़ो, लेकिन इक्वल 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 नहीं, इन द रेशो 3:2:1, यानी इन शॉर्ट आपको ये रेशो इस अमाउंट पे अप्लाई करना है। तो याद रखना गाइस, जब भी क्वेश्चन आपको कोई रेशो दे देगा, मान लो मुझे 3 टुकड़े करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और वो इस रेशो में करना है, तो ये जो रेशो है ना, ये अमाउंट पे कैसे अप्लाई होगा। तो जो भी पार्ट निकालना है, मान लो मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो पहले पार्ट का जो भी वैल्यू है रेशो में, फर्स्ट पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, अपॉन टोटल ऑफ द रेशो 3 + 2 + 1 6 इनटू टोटल अमाउंट 1296। मुझे यार इसी अमाउंट को डिवाइड करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्ट में इस रेशो में, तो बस जो भी अमाउंट का बंटवारा करना है वो अमाउंट को कैसे बांटना है रेशो में, ये हम सीख रहे हैं। तो तीनों पार्ट के रेशो का वैल्यू मेरे पास है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 3/6 इंटू दिस, दूसरा क्या होगा 2/6 इंटू दिस, और तीसरा क्या होगा 1/6 इंटू दिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया गाइस 3, हमेशा जिसका, यही याद रखो, जिसका पार्ट निकालना है वो वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में पहला निकालना है, इसलिए न्यूमरेटर में पहला, टोटल ऑफ द रेशो हमेशा डिनोमिनेटर में, और जितने अमाउंट का बंटवारा करना है वो मल्टीप्लीकेशन में ले लो। तो ये कितना होगा गाइस, 6 2 जार 6 1 जार एंड 6 6 जार 216, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 648। 648 अगेन, अगर दूसरा पार्ट निकालना है तो सिर्फ न्यूमरेटर बदलेगा, क्योंकि दूसरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, बाकी टोटल ऑफ द रेशियो डिनोमिनेटर में हो तो 6 ही रहेगा, टोटल अमाउंट जो बांटनी है 1296 ही है इस क्वेश्चन में, तो 216 इंटू 2 ये हो गया 432, एंड तीसरा पार्ट 1/6 इंटू 1296, तीसरा निकालना तो 1/6 इंटू 1296, तो ये हो गया 216। और गाइज आप अगर इसको ऐड कर लो ना तो आपको एग्जैक्ट 1296 का हिसाब मिलेगा, क्योंकि फाइनली आपने 1296 के हिस्से करे ना 3, लेकिन इक्वल इक्वल ना करते हुए जो रेशो में उसने बोला था उस रेशो में। तो पहली केस में आपने सीखा, ये एग्जाम में डायरेक्ट काम आता है कैलकुलेशन करते समय, जब भी कोई रेशो किसी वैल्यू पे अप्लाई करना है इसी तरह करो, जिसका भी पार्ट निकालना है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में, टोटल ऑफ द रेशो डिनोमिनेटर में, इनटू टोटल अमाउंट जिस पर आप रेशो अप्लाई कर रहे हो, जिसका बंटवारा करना है वो हमेशा इनटू में रखो, बस। तो ये हुआ पहली केस, डिफरेंट केसेस के अंडर में पहली केस की रेशो अमाउंट पे कैसे अप्लाई होता है। नाउ सेकंड केस गाइस, डिवाइड ₹1199 इन 3 पार्ट। आप बोलोगे सर सेम ही तो है, यहां पर भी तो आपने बस वैल्यू बदल दी है, पहली वाली केस में भी आपने क्या किया था, ये इसका बंटवारा किया था इस रेशो में, दूसरी वाली केस में भी आप बोल रहे हो कि इसका बंटवारा इस रेशो में करो। भाई लेकिन रेशो तो देखो, रेशो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अब आपको सीखना होगा कि फ्रैक्शन को लीनियर फॉर्म में कैसे करते हैं, क्योंकि करने के लिए देखो आप ये रेशो भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। है वही चीज कि ये रेशो आपको इस वैल्यू पे अप्लाई करना है, तो आपको मालूम है कि पहले तो जिसका भी निकालना है, मान लो फर्स्ट का निकालना है, तो पहला पार्ट न्यूमरेटर में, टोटल ऑफ द रेशो डिनोमिनेटर में, इनटू ये। बट आप सोचो टोटल निकालने के लिए तीनों फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो बेटर वे हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे इस रेशो को सिंप्लीफाई, और इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है मतलब लीनियर फॉर्म में करना है। ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, लीनियर में करना है। लीनियर में करना है मतलब डिनोमिनेटर को उड़ा देना है, और डिनोमिनेटर को कैसे उड़ाना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करो क्या है, 4 6 2, और अब ऐसी वैल्यू सोचो जो 4 का 6 का और 2 का कॉमन मल्टीपल है। गाइज अब इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होल्ड होना चाहिए टेबल्स पे। आप अगर प्री फाउंडेशन में इनफैक्ट सबसे पहला रोल प्ले करता है टेबल्स का नॉलेज, 1 to 30 तक टेबल्स को, अगर आप 2026 एस्पिरेंट हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो 1 से 30 तक लेकर टेबल आपके बाय हार्ट होना जरूरी है। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी मेजॉरिटी केस में, अगर 1 से 30 तक आपके टेबल्स बाय हार्ट है तो।
तो आपके टेबल्स बाय हार्ट अगर होंगे ना, तो इसका कैलकुलेशन में तो डायरेक्ट फायदा होगा, लेकिन यहाँ ऐसे जगह भी डायरेक्ट फायदा होगा जहां आपको ऐसी वैल्यू ढूंढना है जो 4, 6 और 2 तीनों से मल्टीप्लाई होती है, यानी तीनों से डिवाइड होती है, तीनों का मल्टीपल है। तो इसके लिए टेबल पे होल्ड होना बहुत जरूरी है गाइस। अब आप सोचो मनीमन 4, 6 और 2 तीनों से डिवाइड होने वाली वैल्यू कौन सी? अगर टेबल बाय हार्ट है तो तुरंत समझ जाएगा ना, 12 है। अब 4, 6, 2 का टेबल तो बच्चा भी जानता है, लेकिन वही वैल्यू अगर यहाँ होती 14, 16 बराबर, या 12, 16, 18, तो फिर आपको उसके लिए और आगे सोचना पड़ता। तो गाइज याद रहे, एक ही चीज है कि आपको टेबल्स पे काम करना अभी से शुरू करना है। ये जो सेशन चल रहे हैं, रेशो का नॉलेज, परसेंट का नॉलेज, इक्वेशन, ये तो थ्रू आउट कॉन्ट काम आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा काम आएगा कैलकुलेशन, क्योंकि कॉन्ट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में टेबल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस पर काम करना शुरू करो 1 to 30 तक, ठीक है। और जरूरी नहीं कि एक ही दिन में करना है, 8 दिन में करना है, धीरे धीरे करो, बट ऐसा करो कि बाय हार्ट हो जाए। आधी रात को भी कोई पूछ ले, बताओ 14 6 तो आना चाहिए, बता 21 5 आना चाहिए, ठीक है। सो गाइज अब देखो, आपको ये रेशो अप्लाई करना है इस पर, बट मैंने कहा ये रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको लीनियर किया जाए। लीनियर करने के लिए डिनोमिनेटर को उड़ाया जाए। अब डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल कौन है? देखो 4, 6 और 2 तीनों से डिवाइड होने, कॉमन मल्टीपल यानी क्या? इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर 12 है, 24 है, 48 है, 36 है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। मैं 12 ले रहा हूँ, सेम प्रोसेस आप 24 के साथ करो, सेम प्रोसेस आप 36 के साथ करो, बट मेरा और आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। हाँ, बस कॉमन मल्टीपल लो सो दैट आपका काम एकदम इजी हो जाए, क्योंकि हमारा पर्पज ही है ना कि इस कॉम्प्लिकेटेड रेशो को सिंप्लीफाई करना, और उसके लिए डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल ढूंढो। तो 4, 6 और 2 का कॉमन मल्टीपल 12 है, तो मैं इस पूरे रेशो को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब बोलना मत सर क्या ये हम कर सकते हैं, तो यस, यस, थोड़ी देर पहले मैं आपको वही रूल समझा रहा था ना। ये शुरुआत करने से पहले, केसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो थ्रू आउट, या डिवाइड भी कर सकते हो, उससे वैल्यू नहीं बदलती। हमने ये भी प्रूव किया था। तो बिंदास जब भी, और मैंने कहा था जब क्वेश्चन आएगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। देखो ऐसे जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। पूरे रेशो को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे रेशो को कर सकता हूँ, बिंदास कर सकता हूँ। यानी 1/4 को भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस टू, 1/6 को भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस टू, 1/2 को भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देख लो, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6। तो ये रेशो कितना बना? 3:2:6 गाइज, 3:2:6, ये बना मेरा सिंप्लीफाइड रेशो। इसी रेशो का सिंप्लीफाइड वर्जन, मतलब जो चीज ये बताना चाहता है वही चीज ये बताना चाह रहा है, बस ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से बता रहा है, ठीक है। तो बिंदा सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती, आपने चेक किया है, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो रिलैक्स रहो, ये जो है वही ये है, बस अब ये सिंप्लीफाइड। और ये अप्लाई करना तो आपने पिछले स्लाइड में सीखा है, पिछले स्लाइड में सीखा कि लीनियर फॉर्म में अगर रेशो तो कैसे अप्लाई किया जाता है, खत्म। तो बस गाइज ये रेशो, अब इसको भूल जाओ, अब ये रेशो अप्लाई करना इस वैल्यू पर। तो आपको अगर फर्स्ट पार्ट पूछा है तो क्या सीखा है हमने? पहला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 3, टोटल ऑफ द रेशो है 11 इंटू 1199, तो ये डिवाइड होकर हो गया 109। तो ये हो जाएगा गाइस, फर्स्ट वैल्यू हो गई 327, 327। अगेन सेकंड वैल्यू अगर निकालने बोली होती तो फिर बस न्यूमरेटर बदल जाता, 2 11 1199, तो 109 इंटू 2 218। एंड थर्ड गाइस 1/11 इंटू 1199, ये हो गया 109, तो 109। और अगेन आप इन सबको ऐड कर लो तो आपको आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? आपको आंसर मिल जाएगा, अच्छा एक सेकंड, 327 बराबर है ना, ये आ गया 218 और ये आ गया 109। 1199 का ही हमने किया है ना पार्ट, अच्छा सॉरी ये 6 है, माय बैड, आखिरी वाला 6 है, बस आखिरी वाला देख लो, क्योंकि आखिरी वाला 6 है ना, मैंने गलती से 1 ले लिया। 3:2:1 तो पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ 3:2:6 है ना। जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 3 जार, ये 6 2 जार और ये 2 6 जार ना, तो यहाँ 6 आएगा गाइस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 654, यस। और इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको डिक्टो यही वैल्यू मिलेगी। तो बस पहली केस में आपने सीखा कि रेशो डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते, दूसरी केस में आपने सीखा कि पहले तो फ्रैक्शनल रेशो को कैसे लीनियर किया जाता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और फिर अप्लाई करो। ये सब आप प्री फाउंडेशन सीख रहे हो, ये आपको यूज होगा जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे गाइस, यही पर्पज है प्री फाउंडेशन का। नाउ थर्ड केस,
तीसरी केस है कि A इज टू बी दे रखा है, B इज टू सी दे रखा है, A इज टू सी पूछा है। देखो गाइस, A इज टू बी दे रखा है आपको कितना 5:7, देन B इज टू सी दे रखा है 2:3 और A इज टू सी पूछा है। पता है कोई कोई होनहार स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे सर कितना आसान, देखो A है 5 और C है 3, आ गया सर आंसर 5:3। अरे नहीं यार, स्कूल चले हम, ये तो स्कूल में करते ना हम इतना बच्चों वाला कैलकुलेशन, ये ऐसा थोड़ी होता है। ये ए कहीं और जगह रिलेटेड है बी के साथ, ये सी कहीं और जगह रिलेटेड है बी के साथ, है ना। मतलब मान लो ये बंदा यूएस में कमा रहा है, ये बंदा इंडियन डॉलर में इंडियन रुपीज में कमा रहा है, ये यूएस में कमा रहा है, ये इंडियन रुपीज में 3 लाख कमा रहा है। जस्ट मान लो एक इंसान है जो इंडियन रुपीज में 3 लाख कमा रहा है और एक इंसान है जो यूएस डॉलर में 1 लाख कमा रहा है, यूएस डॉलर में लेकिन ना $1 लाख। तो आप क्या बोलोगे, अरे 3 लाख ज्यादा है, नहीं ना। दोनों को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, पहली बात, दोनों में अगर आप वैल्यूएशन देखो रुपीज और डॉलर की, तो ऑफ कोर्स यूएस का $1 लाख ये 3 लाख रुपीज से बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम फिर आप महंगाई भी देखोगे, लिविंग कॉस्ट भी देखोगे, है ना, वो भी तो देखोगे कि यहाँ जो मेड हमें इतने रुपीज में मिलती है घर काम के लिए, वहां कितने में मिलती है। सारी बातें आती, दोनों को कंपेयर करना वैसे इजी नहीं है, दोनों को कंपेयर करना वैसे इजी नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह। हाँ, अगर दोनों को सेम मतलब कंट्री, सेम स्टेट, सेम सिटी में लेकर आओ फिर कंपेयर करो। मान लो दोनों आ गए पुणे में, है ना, अब देख लो भाई, अब पुणे का लगभग लिविंग कॉस्ट महंगाई सेम ही है लगभग, है ना। तो एक बंदा अगर 5 लाख कमा रहा है, एक 1 लाख कमा रहा है इंडियन रुपीज पुणे में, दोनों पुणे में है, तो आप बोल सकते हो ना कौन ज्यादा अर्निंग कर रहा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन इजी है। तो गाइज ये क्वेश्चन का यही थीम है, ए कहीं और बैठा है, सी कहीं और बैठा है, यहां से ए की वैल्यू, यहां से सी की वैल्यू कॉपी पेस्ट करके नहीं चलेगा। आपको पहले दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, और वो किसके थ्रू लाओगे, वो लाओगे विद द हेल्प ऑफ बी, क्योंकि बी इज द म्यूचुअल फ्रेंड। ए और सी की अगर आपको दोस्ती करानी है तो बी को काम करना पड़ेगा, बी इज द म्यूचुअल फ्रेंड, बी ए का भी दोस्त है, सी का भी दोस्त है। तो इस देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक तो लॉजिक जो मैंने बताया कि ए और सी की दोस्ती कौन कराएगा, म्यूचुअल फ्रेंड बी, तो बी को सेम करना जरूरी। ए और सी सेम प्लेटफॉर्म पे कब आएंगे, जब हम बी को सेम कर दे। तो ये लॉजिकली कैसे करना है बताता हूं, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो देख लो यार, तो आपको समझ गया कि किसी भी तरह दोनों की कनेक्टिंग लिंक कौन है, बी, तो बी को सेम करना जरूरी है। यहां पे बी है 7 और यहां पे बी है 2, बराबर। तो गाइस 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल कौन है, 14। ऐसा कौन सा वैल्यू जो 7 और 2 के टेबल में आता है, 14। तो बस आप दोनों जगह 14 लाओ, और 14 लाने के लिए आप क्या करोगे, जहां पे 7 है उस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई किया, जहां 2 है उस पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसकी टोपी उसके सर, जहां 7 वहां 2 से मल्टीप्लाई, जहां 2 वहां 7 से मल्टीप्लाई। समझेगा इस, तो इसी को क्या बोला जाता है, बी की यानी कॉमन वेरिएबल की वैल्यू सेम करना, इसकी टोपी उसके सर। या कॉमन मल्टीपल ढूंढो, 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल कौन है, 14। तो 14 लाने के लिए जहां 2 है 14 कैसे आएगा, इंटू 7 कर लो, जहां 7 है इंटू 2 कर लो। लेकिन आपने सीखा है जो भी रेशो को क्या मैं सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बी को करके नहीं चलेगा। ये हमने सीखा है, जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे रेशो को करो, जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे रेशो को। भले ही आपको बी को 14 लाना है, यहां पे भी बी को 14 लाना है, लेकिन जो आप बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए को भी करना होगा, यहां जहां पे आप बी को करोगे सी को भी करना होगा, तो ही वो वैलिड है। तो आप बिल्कुल वैल्यू नहीं बदल रहे हो रेशो की, थ्रू आउट द रेशो सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो गाइस अब नया ए इज टू बी क्या बन गया, 5 इंटू 2 10 एंड 7 इंटू 4 14। बी इज टू सी क्या बन गया, 14 एंड 7 इंटू 3 21। अब देखो ए इज टू बी इज टू सी, मैंने क्या कहा, जब बी 14 होता है तो ए कितना होता है, 10। देखो बी सेम हो गया है ना, 14 14। तो जब बी 14 होता है ए कितना होता है, 10। और जब बी 14 होता है सी कितना होता है, 21। देखो आ गया सेम प्लेटफॉर्म। और क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, ए इज टू सी, ए यहां से कॉपी नहीं करना है, यहां से नहीं कॉपी करना है सी, ए और सी अब आपको यहां से कॉपी करना है, क्योंकि अब दोनों सेम प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। एक यूएस था एक इंडिया था, अब दोनों इंडिया सेम स्टेट सेम सिटी में आ चुके हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो ए इज टू सी कितना बना गाइस, 10 इज टू 21, दैट्स इट। तो 100 बात की एक बात, अगर लॉजिकली ऐसे क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले तो कॉमन वेरिएबल ढूंढो कौन है और उसको सेम करो।
बस एक जगह 7 एक जगह 2, तो इसकी टोपी उसके सर। जिधर 7 है पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करो, जिधर 2 है पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई करो। एक बार आपने वो कर दिया, बी सेम हो गया, तो जब बी 14 होता है ए 10 और सी 21, दोनों का रेशो मिल गया। यह है पहला तरीका। और अब देखो शॉर्टकट ट्रिक, अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है ना, यानी ए और सी को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है, बराबर, तो देखो पहला रेशो आपको क्या दिया है ए और बी का, 5:7, बराबर ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू। तो पहला रेशो आपने लिख लिया फर्स्ट रो में। नाउ दूसरा रेशो दिया है बी और सी का, अब दूसरा रेशो लिखो दूसरे रो में। बी दिया है 2 और सी दिया है 3, बराबर ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, बी की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी, और सी की ए की वैल्यू है। और पहला रेशो फर्स्ट रो में, दूसरा रेशो सेकंड रो में। और अब देखो क्या करना है, ये आपने जो किया इतना ना करते हुए बस ए इज टू बी इज टू सी, फर्स्ट रेशो फर्स्ट रो, सेकंड रेशो सेकंड रो, जो वो जिसके उसके नीचे, फिर जो वैल्यू दोनों में कॉमन है ना, कौन, बी, इस बार बी है। कोई और क्वेश्चन में आप देखोगे कुछ और कॉमन हो सकता है, तो जो भी कॉमन है उसको पकड़ो। तो इस बार कौन है कॉमन, बी, उसको कॉपी पेस्ट कर दो जहां जगह उस पर्टिकुलर रो में जगह खाली है। जैसे आप ऊपर के रो में देखो सी के नीचे जगह खाली है, नीचे के रो में ए के नीचे जगह खाली है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी रिस्पेक्टिव बी की वैल्यू। रिस्पेक्टिव मतलब अगर फर्स्ट रो में आपको वैल्यू रखनी है तो फर्स्ट रो में बी की वैल्यू क्या है, 7, एज इट इज कॉपी पेस्ट। सेकंड रो में वैल्यू रखनी है तो सेकंड रो में बी की वैल्यू कितनी, 2, एज इट इज कॉपी पेस्ट, और खत्म। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, दैट्स इट गाइस। देखो ए इज टू सी कितना बना, 10:21। डिक्टो सेम रेशो आया था ए बी सी का, डिक्टो सेम आंसर आया था ए इज टू सी का, वही आया। लेकिन ये आपने कैसे खेला, जो कॉमन वेरिएबल उसको सेम करना, ये आपने कैसे खेला, ट्रिक से। ट्रिक क्या है, तो पहला रेशो पहली रो, दूसरा रेशो दूसरी रो, हर वैल्यू उसके उसके बराबर नीचे आनी चाहिए। फिर कोई तो एक वेरिएबल जरूर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, बस उसको रिस्पेक्टिव रो में जहां जहां एम्प्टी स्पेस है वहां कॉपी पेस्ट कर दो। इधर एम्प्टी स्पेस थी 7 कॉपी, इधर एम्प्टी स्पेस थी 2 कॉपी, जो कॉमन है बस वही कॉपी करो और मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। कहीं भी डाउट है गाइस, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, अपने स्पीड से आगे पीछे लेके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, तो ये सीखा आपने कि कैसे आप अलग अलग रेशो को, टुकड़ों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाकर एक कंबाइन रेशो बनाते हो। तो ये था थर्ड केस। नाउ फोर्थ केस आपको बोल रहा है कि भाई ये तीन वैल्यूज अगर इक्वल है तो फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट पता है सीधा अंधाधुन, सर 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो a इज टू बी सी इज टू सी हो गया a2 b3 और c4, अंधाधुन बिना सोचे समझे बस कोएफिशिएंट को कॉपी कर दिया। अरे भाई क्या कर रहे हो, और करने से पहले सोचो भी ना कि अगर आप a की वैल्यू 2 रखोगे तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, b की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 9, एंड c की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 4 16। ये कहाँ से इक्वल हुआ, उसने तो इक्वालिटी दी है, उसने तो इक्वालिटी दी है, बट 4 9 और 16 कहाँ से इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, जब भी इस तरह से आपको इक्वालिटी दे दिया जाए तो इसको आप कैसे टैकल करोगे गाइस, तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है पता है, आपको बोल दिया ये तीनों इक्वल है, तीनों को कुछ तो एज्यूम कर लो। अगेन करने के लिए आप 1 2 10 100 20 चाहे जो कर सकते हो, बट उसमें भी अगर अपना कैलकुलेशन इजी चाहते हो तो ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जो इन कोएफिशिएंट का कॉमन मल्टीपल है, यानी जो इन कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाए। 2 3 4 से डिवाइड होने वाली वैल्यू 12, अगेन सर 24 बिल्कुल चलेगा, 36 मैंने बोला ना जो लेना है लो, इनफैक्ट आप 100 भी ले सकते हो जो कॉमन मल्टीपल नहीं है। बट फिर उसमें क्या होगा, रेशो थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा और फिर उस फ्रैक्शन को वापस लीनियर में करना होगा, जो हमने केस नंबर 2 में सीखा, फ्रैक्शन टू लीनियर। तो क्यों अननेसेसरी मेहनत बढ़ा रहे हो, सिंपल ऐसी वैल्यू लो जो इन तीनों कोएफिशिएंट का कॉमन मल्टीपल हो, यानी इन तीनों से डिवाइड हो जाए, बस 12 24 कुछ भी लो, 48 36, फिर भी फाइनल आंसर सेम आएगा। तो गाइज अब देख लो, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, इक्वल टू व्हाट हमें नहीं पता था, मैंने 12 मान लिया। ये भी सोच समझ के माना, ऐसी वैल्यू जो इन तीनों कोएफिशिएंट का कॉमन मल्टीपल है। क्यों पता है, क्योंकि देखो ये तीनों की वैल्यू अगर 12 है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ 2a 12 है, 3b 12 है, 4c 12 है। तो गाइज a कितना हुआ, खत्म 6। आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है ना, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से। तो पहली ऐसी वैल्यू ले लो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। जो डिवाइड नहीं होगी वो लोगे तो फिर फ्रैक्शन में आएगा, उसको लीनियर में करके सेम आंसर आएगा। 24 के जगह अगर 12 के जगह 24 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, मैं दिखा दूंगा। चलो
तो पहले तो मैंने 12 ले लिया, तो 2a 12 है तो a 6 मिला, b हमें 4 मिला, 3 उधर जाके डिवाइड हुआ, c हमें 3 मिला, खत्म। आपको बोला था a is to b is to c, तो बता दो a कितना आया 6, b कितना आया 4 और c कितना आया 3। तो 6 is to 4 is to 3 इज द आंसर गाइस। आप चाहे तो चेक भी कर लो, अगर a 6 है तो 2 इंटू 6 12, b 4 है तो 3 इंटू 4 12 और c 3 है तो 4 इंटू 3 12। देखो बराबर इक्वालिटी मैच हुई, यस बराबर मैच हुई। अच्छा आप अगर मान लो आप अगर 12 ना लेते हुए 2a 3b 4c कितना लेते, मान लो 24 लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। 2a अगर 24 है तो a कितना आया 12, 3b अगर 24 है तो b कितना आया 3 से डिवाइड होकर 8 एंड 4c अगर 24 है तो c कितना है 6। तो a इज टू b इज टू c कितना मिला 12 इज टू 8 इज टू 6। अब आप बोलोगे सर आंसर तो अलग आ गया, हमारा 6 is to 4 is to 3 आया था, अब 12 is to 8 is to 6। अरे भाई मुझे बताओ, आपने सीखा है कि हम सेम कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं पूरे रेशो को। तो अगर मैं इसको 2 2 2 से डिवाइड कर लूँ, इस पूरे रेशो को 2 2 2 से डिवाइड कर लूँ, सेम वैल्यू से डिवाइड हम कर सकते हैं, यस उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती। तो 12/2 6, 4/2 4, 8/2 4 एंड 6/2 3। देखो डिक्टो सेम आंसर आया अब, यस 6 is to 4 is to 3। तो आंसर फाइनल वही आएगा, कुछ भी लो बट ऐसी वैल्यू लो जो इन कोएफिशिएंट का कॉमन मल्टीपल है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलो गाइस नाउ नेक्स्ट केस। अब ये केस थोड़ा सा वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, अब एग्जाम में तो वैसे ही आते हैं वर्ड बेस्ड न्यूमेरिकल, तो पहले तो पढ़ेंगे, उसके इंटरप्रेट करेंगे उसके इंफॉर्मेशन को और फिर अपने रेशो का नॉलेज अप्लाई करेंगे गाइस। चलो आ जाओ फटाफट से। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इन अ बिजनेस अमंग 4 पार्टनर ए बी सी एंड डी द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एंड बी। देखो ए और बी में प्रॉफिट बट रहा है इन द रेशो 2:5 एंड अमंग सी एंड डी इन द रेशो 3:7। तो ए और बी का अलग से रेशो दिया, सी और डी का अलग से दिया, ठीक है। अब इस बार कुछ भी कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर वो तो हमारी ट्रिक है ना, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाओ, जो कॉमन वेरिएबल है उसको सेम करो। इस बार कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी वो वाली केस नहीं है जो आपने थर्ड वाली केस देखी थी, ठीक है। तो ये अलग केस है दोस्तों। वो केस में आपने देखा था ना कि वहां पे ए इज टू बी और बी इज टू सी था, यानी बी भी कॉमन था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 कंपनी है, उसमें से ए और बी के जो प्रॉफिट का रेशो है वो अलग से दिया है, सी और डी का अलग से दिया है प्रॉफिट का रेशो। इफ इट इज नोन दैट, अब आई मेन हिंट, इफ इट इज नोन दैट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इज सेम। ये है सबसे शानदार हिंट कि बी और सी को जो प्रॉफिट मिला है ना फाइनल, वो हमने देखा सेम है, सेम है, ठीक है। आप अगर देखो यहाँ बी का पार्ट 5 है, सी का पार्ट 3 है, और यही हमें समझ रहा है कि यार ये तो सेम नहीं है। बट क्वेश्चन की सबसे शानदार हिंट क्या है, बी और सी को सेम प्रॉफिट मिला है, बस उसी हिंट को यूज करेंगे और बी और सी को सेम करेंगे। सेम उसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, अगर मुझे बी और सी को सेम करना है तो मुझे क्या करना होगा, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3, सेम कॉमन मल्टीपल कौन है 15। तो जहां 5 है वहां 3 से मल्टीप्लाई करो, जहां 3 है वहां 5 से। लेकिन आपने सीखा है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक फैक्टर को नहीं करते, पूरे रेशो को करते हैं, तो ही वो रेशो एज इट इज रहता है। यही रूल है ना, किसी सिंगल फैक्टर को नहीं कर सकते। यहां पर भी 5 पूरे रेशो को, तो a इज टू बी कितना मिला 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15। बी और सी इज टू डी कितना मिला 5 इंटू 3 15, 7 इज टू 5 35। अब मुझे बताओ गाइस, क्या बी और सी सेम हुआ? यस, जैसे बी और सी सेम हो गया है, अब आप इनको एक प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो, क्योंकि उसको आप अगर अभी से ले लेते ना, आप अगर अभी से ले लेते थे ए 2 बी 5 सी 3 डी 7, गाइस ये गलत हो जाता, क्वेश्चन को नाराज करने वाली बात हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है आपको इट इज नोन दैट प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी सेम, और आप सेम दिखाई नहीं रहे हो। तो यही है, ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आप रेशो का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। तो बी और सी को सेम करना है, और आपने सीखा है हम पूरे रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया। और ऐसा किया, बराबर इसकी टोपी उसके सर, जहां 5 था वहां 3 से, और जहां 3 था वहां 5 से, ये मिला रेशो। अब मुझे बताओ बी 15 है, सी भी 15 है, बट जब बी 15 होता है तो ए कितना होता है 6। ये वाला ए मत लेना, ये नया ए इज टू बी आया आपका, ठीक है। तो वही लेना जो नया आया है, जहां बी और सी सेम दिख रहे हैं। और जब सी 15 होता है तो डी कितना होता है 35। दैट्स इट गाइज, ये मिला रेशो। तो क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट। गाइज ये तो आपने पहली केस में सीखा है ना, रेशो
का बंटवारा, किसी भी अमाउंट का बंटवारा यूजिंग रेशो, है ना। तो गाइज अब आपको ये रेशो नहीं देखना है, ये रेशो नहीं देखना है, दोनों को आपने यूज किया, कंडीशन गिवन को यूज किया, बी और सी को सेम कर दिया आपने, और फाइनली ये जो रेशो मिला है चारों का कंबाइन, वो वाला अप्लाई करना है इस पर। तो आपको बोला है प्रॉफिट ऑफ ए, तो ये तो आपके लिए बड़ी आसान है। इस रेशो में गाइस हमने क्या सीखा है, जो भी ए का पार्ट है वो न्यूमरेटर में जिसका निकालने बोला है, तो निकालने किसका बोला, ए का। सी का बोला होता तो मैं न्यूमरेटर में 15 लेता, डी बोला होता तो 35 लेता, ए बोला है तो ए का पार्ट है 6 अपॉन टोटल ऑफ द रेशो, तो ये हो गया 50, ये हो गया 65, ये हो गया 71। टोटल ऑफ द रेशियो कितना हो गया गाइस 71 इंटू वो अमाउंट जो बांटनी है 14200। गाइस देखो 71 का एग्जैक्ट डबल होता है 142, एग्जैक्ट डबल, और ये 2 जीरो बोनस, तो 6 इंटू 200 कितना हुआ 1200, 6 इंटू 200 1200 आपको मिल गया गाइस ए का शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 14,200। चमका, कोई भी दिक्कत, दो अलग अलग रेशो, बी और सी सेम बोल दिया, हमने सेम कर दिया, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हम पूरे रेशो को कर सकते हैं, ये एक अलग से पूरा रेशो है, ये एक अलग से पूरा रेशो है, तो इसको भी हमने सेम कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से, और वो भी कैसे, तो जहां 5 था वहां 3 से, जहां 3 था वहां 5 से, सो दैट ये बी और सी सेम आ जाए जो क्वेश्चन ने बोला। और जैसे वो सेम दिख रहे अब इनको सेम प्लेटफॉर्म पे ले लो। पहली वाली कंडीशन रेशो कैसे अप्लाई करना है, जो निकालना है न्यूमरेटर में टोटल डिनोमिनेटर में इनटू अमाउंट, फाइनल आंसर आ गया 1200। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट एप्लीकेशन। फिर से वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इन अ बिजनेस अमंग 4 पार्टनर्स ए बी सी डी द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। यहां पर भी ए और बी का अलग से दिया है 2:5 एंड सी और डी का अलग से दिया है 3:7। इफ इट इज नोन दैट द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज सेम एज सी एंड डी टुगेदर। पहले वाले इसमें इंडिविजुअल पर्सन का आपको बोल दिया था कि प्रॉफिट बाय बी एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सी आर सेम, इंडिविजुअल, यहां का एक बंदा यहां का एक बंदा, इस बार सेम है, बस कंडीशन बदल दी कि प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर एंड सी एंड डी टुगेदर इज सेम। तो गाइज आप मुझे बताओ आपके हिसाब से ए और बी का टुगेदर प्रॉफिट कितना आ रहा है 7, अगर रेशो को ऐड कर दो तो, और इनका आ रहा है 10, खत्म। 7 और 10 का कॉमन, आपको यही सेम करना है, आपको इस बार बी और सी को सेम नहीं करना है, ए और बी को ए और डी को सेम नहीं करना है, आपको सेम करना है जो ए और बी का मिलाकर प्रॉफिट है और सी और डी का मिलाकर प्रॉफिट है उसको सेम। फिलहाल ये सेम है, ये 7 है 10 है, सेम नहीं है। अगर अभी से ये सेम होता ना तो मैं अभी से ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी लिख, मान लो ये 7 है ये भी 7 आता तो मैं 2:5 इज टू 6 इज टू 1 लिख देता, अगर ये सेम होता तो 6 और 1 7, 2 और 5 7। लेकिन नहीं ना, ये सेम, ये 3 और 7 10 हो रहा है, तो यार अब मुझे उसको सेम, बस यही है, अब मुझे उसको सेम करना है। और इस बार सेम मुझे किसको करना है, बी को और सी को नहीं, टोटल को। ए और बी का टोटल आया है 7, बी और सी का सी और डी का आया है 10। तो अब मुझे बताओ जहां 7 है और यहां 10 है, इसकी टोपी उसके सर। जहां 7 है उस पूरे रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करो गाइस, है ना, इस पूरे रेशो को इंटू 5 कर दो, सॉरी इंटू 5 करके फायदा कहा है, वहां 10 है ना तो 10 करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन आपको मालूम ही है ना 7 और 10 का कॉमन मल्टीपल कौन है, 70 है, 7 10 जार से 70, 10 7 जार 70। तो जहां 7 है उस पूरे रेशो को 10 से मल्टीप्लाई करो, और जहां 10 है उस पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई करो। तो देख लो गाइस, पूरे रेशो को लेके ना, तो इस पूरे रेशो को 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 20 50, अगेन इस पूरे रेशो को 7 से मल्टीप्लाई हुआ 21 49। गाइज मुझे बताओ अब ये रेशो कितना आया, टोटल 70। अब ये रेशो का टोटल कितना आया 70। क्या अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, यस। क्या इन दोनों को मैं कंपेयर कर पा रहा था, नहीं, क्योंकि उसने जो टुगेदर प्रॉफिट बोला था ए बी का और सी डी का वो सेम बोला था, बट वो सेम नहीं था इसलिए इनको कंपेयर नहीं किया, बट सेम कर दिया। जहां 7 उस पूरे रेशो को 10 से, जहां 10 उस पूरे रेशो को 7 से, है ना, पूरे रेशो को ऑटोमेटिक ये 10 इंटू 2 20 होगा, 5 इंटू 2 5 इंटू 10 50 होगा। तो इनका 7 इनका जो टोटल है वो 70 ही होगा। आप चाहे तो 10 इंटू 7 70 भी देख सकते हो, या इन दोनों को ऐड करके भी चेक कर सकते हो। सेम यहाँ पे आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 21, ये 49, इनका टोटल 70 ही हुआ, और 10 इंटू 7 भी कर लो तो 70 ही होगा, कैसे भी कर लो। अब ये कंपेरेबल है क्योंकि उसने जो बोला था ए और बी का टुगेदर प्रॉफिट और सी और डी का टुगेदर प्रॉफिट शुड बी सेम। अब ये कंपेरेबल है तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे ले लो।
तो ए आया 20, बी आया 50, सी आया 21 और डी आया 49। दिस इज द कंबाइंड रेशियो ऑफ ABCD। और पूछा वही है, फाइंड A is to B is to C is to D। इस बार कुछ रेशियो अप्लाई नहीं करना है हमें। पिछले क्वेश्चन में जैसे ए निकालने बोला था, इस बार बस रेशियो निकाल के छोड़ना है, खत्म यार। और ये रहा आपका 7th एंड द लास्ट एप्लीकेशन गाइस, आखिरी एप्लीकेशन, उसके बाद फिनिश। ये थी हमारी आज की पूरी कहानी। देखो प्री फाउंडेशन है, इसमें मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं जो आपको थ्रू आउट कॉन्ट, थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ IPMAT काम आने वाला है। बट ऐसा काम आएगा ना कि इसको आप हर जगह पल पल देखोगे, और ये नहीं आने की वजह से बहुत जगह आपका दिक्कत, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन यही सारी चीजें अगर क्लियर हो गई तो आप देखोगे आपका इंटरेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। तो यस गाइस, बहुत अच्छी से करो इसको। तो लास्ट केस बस वही है, बस एक बार हमने देखा एक रेशो में बी, एक रेशो में सी, दोनों सेम। एक बार हमने देखा इसका टोटल और इसका टोटल सेम। अब इस बार क्या बोला है देख लेंगे। तो सेम 4 पार्टनर ABCD, ए और बी में प्रॉफिट बट रहा है इन द रेशियो 2:5, सी और डी में प्रॉफिट बट रहा है इन द रेशियो 3:7। अब क्या बोला है आपको, इफ इट इज नोन दैट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस समेशन देख लिया, अब इसने डिफरेंस पे खेला है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट रिसीव्ड बाय AB इज सेम एज बिटवीन CD। गाइज मुझे बताओ यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां पे डिफरेंस आ रहा है 3, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां डिफरेंस आ रहा है 4। अगर यही सेम होता ना, मान लो यहाँ 3 यहाँ 3 या यहाँ 4 यहाँ 4, तो मैं पहले इन चारों को सेम प्लेटफॉर्म पे ले लेता। लेकिन डिफरेंस सेम उसने बोला है, और हमारे हिसाब से जो रेशो उसने हमें दिया डिफरेंस सेम नहीं है, तो सेम करो। और कैसे, वापस इसकी टोपी उसके सर। जहां 3 का डिफरेंस है, इस पूरे रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि उधर 4 का है, और जहां 4 का डिफरेंस है, इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसकी टोपी उसके सर। ये डिफरेंस 3 उधर मल्टीप्लाई करेगा, ये डिफरेंस 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा। सो गाइज अब देख लो, A is to B 4 to 8, 4 into 5 पूरे रेशो को 20, C is to D 3 3 9 21। ठीक है, अब चाहे तो तसल्ली कर लो गाइस, यहां डिफरेंस कितना आया 12 का, 20 और 8 में डिफरेंस 12 का, यहां डिफरेंस कितना आया 12 का, 21 और 9 में 12 का, और यही तो कंडीशन है। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये वाला कंपेरेबल नहीं था पहला वाला केस, अब ये कंपेयर होगा। डिफरेंस शुड बी सेम, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय AB एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय CD, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। अब डिफरेंस आ गया है, सेम है, तो आपको बोला है देन फाइंड द शेयर ऑफ A इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,16,000। तो गाइज पहले तो इनको मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले लूं। कॉमन प्लेटफॉर्म पे कौन सी फिगर आएगी, ये वाली, हाँ, जहां पे डिफरेंस सेम है, ये वाली नहीं। तो देख लो, A 8, B 20, C 9, जब डिफरेंस 12 होता है, दोनों में सेम होता है, तो ये इनका कंबाइंड रेशियो बनता है। यहां पर भी आपको A का पूछा है, तो आपको मालूम है जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में। टोटल ऑफ द रेशियो 9 और 8 17, 38, 48, 58, ये डिनोमिनेटर में। ठीक है इनटू टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 1,16,000। तो देख लो गाइस, जिसका निकालना न्यूमरेटर, टोटल डिनोमिनेटर इनटू टोटल प्रॉफिट, इसने इसको डिवाइड कर दिया। 58 का एग्जैक्ट डबल 116 होता है, और ये 3 0 बोनस, तो ये कितना आया 8 2 16,000 इज द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय A। दैट्स इट गाइस। तो ये था एक ओवरऑल मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रेशो, जिसमें आपने देखा रेशो होता क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी, फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट रूल सीखा कि पूरे रेशो को आप सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, जो आपने न्यूमेरिकल में भी यूज किया। बस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तक, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। फिर उसने डिफरेंट केसेस देखे आपने, कैसे रेशो अप्लाई करना है, फ्रैक्शन को लीनियर कैसे करना है, देन 2 टुकड़ों में रेशो उसको सेम प्लेटफॉर्म पे कैसे लाना है, अगर इक्वालिटी दी है उससे रेशो कैसे बनाना है, और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, जहां कभी कभी B और C को सेम बोल दिया, कभी दोनों रेशो के टोटल को सेम बोल दिया, कभी दोनों रेशो के डिफरेंस को सेम बोल दिया। तो ये आपने देखा विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। इसी तरह आने वाले सेशन में परसेंटेज का बेसिक क्या है वो देखेंगे, और बाद में इक्वेशन का, फिर फाउंडेशन शुरू करेंगे। समझना ये प्री फाउंडेशन है, फाउंडेशन को भी स्टार्ट करने से पहले का फाउंडेशन। तो इसको अच्छी से पढ़ो गाइज, और जो मैं बोल रहा हूँ फिर से याद दिला रहा हूँ, टेबल्स पे काम करना शुरू। वैसे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट और टेबल्स, इनको मैं बोलता हूँ मैथ्स का रोटी कपड़ा मकान, लेकिन फिलहाल सबसे प्रायोरिटी पे टेबल्स। तो टेबल्स पे काम करना शुरू करो, 1 to 30 तक का टारगेट रखो विद इन अ मंथ, एकदम बाय हार्ट करके।
ठीक है। बाकी देखो सारी चीज़ें जो मैथ से डरे पड़े हो ना उनको भी इंटरेस्ट ला दूंगा, इतनी गारंटी। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उतनी गारंटी। बस कंसिस्टेंट रहो, ताली दोनों हाथ से बजेगी, शानदार बजेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, बाय गाइज।